गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेज में जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉरी, जो चैप्टर चल रहा है हमारा उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण या संकुल यौगिकों का नामकरण। पर उससे पहले कल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा था आप लोग ट्राई करना और कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से हम इसमें कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करेंगे। तो एक चीज देखिए, इन यौगिकों की क्रिया अपन ने किससे कराई है? AgNO3 से क्रिया। किससे कराई है? इनके जलीय विलयन की क्रिया AgNO3 से। हमें पता है यहां AgNO3 है जो Ag प्लस आयन और NO3 माइनस आयन में टूटता है। ये Ag प्लस आयन तुरंत किससे क्रिया करेगा? क्लोरीन से। तो Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिलकर क्या बना देते हैं? AgCl। तो यहां पर जो AgCl के मोल मिल रहे हैं उसमें देखो, एक मोल Ag, एक मोल क्लोराइड आयनों से क्रिया करके एक मोल AgCl बना रहा है। मतलब जितने मोल AgCl के मिल रहे हैं उतने ही हमारे पास क्या है? क्लोराइड आयन है। जैसे 3 मोल मिल रहे हैं तो 3 ही क्लोराइड आयन होंगे। हमें पता है ये अभिक्रिया क्या होती है? आयनों के मध्य होती है, आयनिक अभिक्रिया होती है, AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस चीज से, इनसे हमें यह पता लग गया कि इससे जो संकुल बनेगा उसमें कितने क्लोरीन बाहर रहेंगे, आयनों के रूप में रहेंगे। क्योंकि जो क्लोरीन आयनों के रूप में रहेंगे वही क्लोरीन क्या करेंगे? Ag प्लस से क्रिया करेंगे। तो अब देखिए, पहले को देखो आप, पहले में 3 मोल मिल रहे हैं, इसका मतलब 3 क्लोरीन तो संकुल के बाहर है सरल आयनों के रूप में। इसे मैं मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए था। अब देखिए, पहले में क्या बनेगा यौगिक? CONH3 का होल 6 Cl3। ये 3 Cl माइनस आयन क्या करेंगे? Ag प्लस आयन से क्रिया करके 3 मोल AgCl के दे देंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनाए इससे। अब इससे देखो, यहां पर कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता या सहसंयोजन संख्या कितनी है? 6। तो द्वितीयक संयोजकता तो क्या आ जाएगी यहां पर? 6। और प्राथमिक संयोजकता ज्ञात करने के लिए वही रूल लगाइए। ये Cl क्लोराइड आयन के 3 एटम है, तो मतलब इस पर -3 चार्ज है, तो इधर क्या आएगा? +3। तो X NH3 उदासीन लिगेंड है, तो X प्लस 6 इंटू 0 बराबर +3। पूरे का चार्ज क्या है? +3। तो X बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो यहां पर प्राथमिक संयोजकता इसकी क्या आ गई? +3 आ गई। ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखिए, दूसरे में हमें पता लग रहा है कि 2 मोल AgCl मिले, इसका मतलब 2 ही क्लोरीन बाहर है। 2 ही क्लोरीन क्या है? बाहर है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला दूसरे का? CONH3 का होल 5 Cl। उप सहसंयोजन संख्या तो 6 ही रहेगी और 2 क्लोरीन बाहर कर दो, Cl2। तो ये देखो, द्वितीयक संयोजकता 5 एमीन के और 1 क्लोरीन के, तो 6 ही है, तो द्वितीयक संयोजकता तो 6 रहेगी। लेकिन प्राथमिक संयोजकता ज्ञात करो, यहां पर 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज, इस पर क्या आएगा? +2 आएगा। तो ये X अमोनिया कैसा है? जो एमीन है, उदासीन लिगेंड है, तो इसके कारण चार्ज क्या होगा? 0। और क्लोराइड के कारण क्या होगा? -1 बराबर में +2। तो X बराबर क्या हो जाएगा? ये एक इधर आएगा, माइनस का एक, प्लस का ही हो जाएगा, +3। तो इसकी भी प्राथमिक संयोजकता क्या होगी? +3 होगी, प्राइमरी वैलेंसी। फिर तीसरा देखते हैं, इसमें 1 मोल ही प्राप्त हो रहा है, मतलब 1 क्लोरीन बाहर है, 4 NH3 है यहां पर। तो आपको क्या मिलेगा?
CO NH3 का होल 4 Cl2 और एक क्लोरीन बाहर। अब यहां पर देखो उपसहसंयोजन संख्या तो 4 और 2 6 ही हो गई, क्लोरीन के 2 हैं, रेमीन के 4 हैं, तो ये तो तृतीयक संयोजकता तो क्या हो गई 6। क्लोरीन Cl माइनस, तो इस पर क्या आएगा प्लस। टोटल चार्ज कोबाल्ट का x मान लो, x प्लस 0 माइनस 2, 2 क्लोरीन है तो -2 चार्ज और ये +1, तो x बराबर क्या आ गया +3। तो इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई +3 हो गई। इसके बाद देखते हैं आप COCl3.4NH3, इससे अपन को 2 मोल प्राप्त हुए, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है, तो चौथे का क्या होगा CONH3 का 4, एक Cl और ये Cl2 बाहर, 3 क्लोरीन है 2 क्लोरीन बाहर है तो 1 क्लोरीन अंदर, तो यहां पर उपसहसंयोजन संख्या तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई 4, तो ये और एक 5, ये 5 हो गई। और इस पर चार्ज कितना आएगा देखो, ये प्लस का 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है -2, तो इस पूरे पे +2, x माइनस x प्लस 0 माइनस 1 + 2, तो x बराबर क्या हो गया +3, तो ये भी इसकी भी वैलेंसी क्या आएगी +3। तो ये इनकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता हो गई। देखो सूत्र अलग अलग है लेकिन सब में इनकी संयोजकता +3 निकली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा। ये वर्नर ने दिया था ये सिद्धांत, उसने बताया था कि जो जटिल यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय परमाणु 2 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, तो कैसे कैसे करता है ये आपका सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की। नामकरण, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, संकुल यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण के नियम इसके सरल है, जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। नामकरण, सबसे पहला नियम क्या है कि संकुल यौगिक के, जो संकुल यौगिक है उसमें धनायन वाले भाग का नाम पहले लिखा जाएगा और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाएगा। आई बात समझ में। धनायन जो भाग है, चाहे वो सरल आयन है चाहे वो जटिल आयन है, उसका नाम पहले लिखेंगे और ऋणायन का नाम बाद में। तो सर्वप्रथम संकुल यौगिक के धनायन का नाम लिखा जाता है। संकुल यौगिक के धनायन का नाम लिखा जाता है। वह उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे ये है K4FeCN का होल 6, तो इसमें देखो धनायन भाग सरल आयन है, तो आपको सरल तो धनायन मिला है, और ये संकुल ऋणायन है। ऋणायन कैसा है संकुल, तो पहले इसका नाम लिखोगे उसके बाद इस पूरे का नाम लिखोगे, ठीक है ना। सरल धनायन और संकुल ऋणायन से मिलकर बना है। या मान लो ऐसे होता आपका
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी अपन ने लिया था CONH3 का होल 6 Cl3। तो इसमें देखो संकुल भाग तो धनायन है, संकुल धनायन है, तो अब आप इसका नाम ही पहले लिखोगे, प्लस सरल क्या है, ऋणायन है, तो ऋणायन का नाम बाद में इस क्रम में लिखोगे। आई चीज समझ में कि धनायनिक भाग का नाम पहले लिखोगे, ऋणायनिक का बाद में लिखोगे। दूसरा नियम क्या है कि जब आप इन सरल आयनों का नाम लिखते हो, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन के रूप में, जो सरल आयन का मूल नाम लिखते हैं, जैसे पोटेशियम, ये आपका क्लोराइड, भाई धनायन के नाम के पीछे तो कुछ नहीं लगता, सामान्य नाम लिखा जाता है, और सरल जो ऋणायन होते हैं उनका नाम जो रहता है पीछे लगता है, उसी को लिखते हैं। क्लोराइड है ये, तो क्लोराइड लिख दोगे। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखोगे, जो इनकी पुनरावृत्ति संख्या है ये 4 और 3, इनका उल्लेख नहीं करते, इनका उल्लेख नहीं करते। ये संख्या केवल संकुल पर आवेश के निर्धारण में काम आती है, आवेश को बताती है, बाकी और वो नहीं है। तो दूसरा नियम क्या है, सरल आयन का सामान्य या साधारण नाम लिखते हैं, मूल नाम लिखते हैं, कुछ नहीं लगाते आगे पीछे, लिखते हैं वे इनकी पुनरावृत्ति संख्या के पूर्व लग्न नहीं लिखते, पूर्व लग्न नहीं लिखते। बात को समझे, जैसे अपन ये यहां पर 4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, K4 है ना, कि पोटेशियम के 4 है, तो आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, केवल पोटेशियम। यहाँ पे ओनली टेट्रा पोटेशियम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, टेट्रा पोटेशियम, तो ये तो गलत होगा, और खाली पोटेशियम लिखोगे तो वो सही होगा। आई चीज समझ में। ऐसे यहां पर ये सरल आयन में 3 क्लोरीन है, तो आपको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना, ट्राई क्लोराइड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सरल आयन का ये गलत, और ओनली क्लोराइड लिखोगे तो वो सही है। आ गया समझ में। तो ये तो सरल आयन के लिए हो गया ये नियम। ये जो संख्याएं होती है ये केवल इस संकुल पर आवेश के मान का निर्धारण करती है। पुनरावृत्ति जो संख्या है, सरल आयनों की संख्या संकुल पर आवेश के निर्धारण में काम आती है, इसको नोट कर लो। सरल आयन की संख्या संकुल पर आवेश निर्धारण में काम आती है, आवेश निर्धारण में काम आती है, बस और कोई रोल नहीं है इसका, इसलिए इनको नामकरण में सरल आयनों के आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते। अब जैसे यहां पर 4 के है तो धनावेश 4 हो गया, तो यहां ऋणावेश भी क्या हो जाएगा, 4। ऐसे कि यहां पर +4 है तो ये -4, या यहां -3 है तो यहां +3, ऐसे, तो ये आवेश निर्धारण होता है। ठीक है, इसका वो ले लिए। इसके बाद देखो, ये तो हो गया। अब देखो संकुल भाग का नामकरण कैसे करते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा पॉइंट करते हैं संकुल भाग का नामकरण। ये तो सरल आयन का नामकरण हो गया, अब इस संकुल भाग का नामकरण कैसे करते हैं उसके नियम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई।
दूसरा आता है सरल के बाद संकुल भाग का नामकरण। संकुल भाग का नामकरण। तो इसमें संकुल भाग का नाम एक शब्द में लिखा जाना चाहिए पूरे। संकुल भाग का नाम एक शब्द में लिखा जाना चाहिए। और वह अंग्रेजी के छोटे या स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। दूसरा क्या रूल है, पहले सभी लिगेंडों के नाम लिखते हैं और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। संकुल भाग के नामकरण में पहले सभी लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं, के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, सीएमए का नाम लिखा जाता है। अब देखो लिगेंडों का नामकरण कैसे करते हैं। लिगेंडों का नामकरण, अगर आपके संकुल भाग में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, संकुल भाग में अगर एक ही प्रकार का लिगेंड है तो एक बार में लिख दोगे उसका नाम, लेकिन एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं। यदि संकुल हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक नहीं, हेट्रोलेप्टिक है तो लिगेंडों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार होता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होगा, मतलब जो इंग्लिश की ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा, तो जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा रूल, लिगेंडों की पुनरावृत्ति के लिए पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। लिगेंडों की पुनरावृत्ति के लिए निम्न पूर्व लग्न काम में लेते हैं, जैसे अगर 2 है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ठीक है भाई, 6 से ज्यादा आपके लिए होते नहीं है, अष्टफलकीय से ज्यादा होगा नहीं। इसके बाद यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पूर्व लग्न उपस्थित हैं तो वहां भ्रम की स्थिति से बचने के लिए दूसरे पूर्व लग्न काम में लिए जाते हैं।
तीसरा नियम क्या है, यदि लिगेंडों के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पूर्व लग्न उपस्थित हैं, अधिकतर ये बहुदंतुक लिगेंड में आती है समस्या, एक दंतुक में तो नहीं आएगी, स्थित हैं, तो भ्रम से बचने के लिए उनके नाम से पूर्व निम्न पुनरावृत्ति पूर्व लग्न लगाते हैं, वह लिगेंड के मूल नाम को छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं, छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं। समझना इस पॉइंट को, ये दोनों तो आपको समझ में आ गए होंगे, ये पॉइंट थोड़ा टेढ़ा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का पार्ट में डालूंगा। हाँ भाई, ऊपर का ये पार्ट में डाल दूं। पहले तो ये देखो कौन से पुनरावृत्ति पूर्व लग्न लगाते हैं। जैसे 2 के लिए तो आएगा विष, ऐसे लिगेंड जिनमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा पूर्व लग्न उपस्थित है उनके नाम में, तो उनके लिए नए पुनरावृत्ति पूर्व लग्न लगाते हैं। 2 के लिए लगाते हैं विष, 3 के लिए लगाते हैं ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। इस तरह से लगाए जाते हैं नए पुनरावृत्ति पूर्व। अब इस चीज को समझो, जैसे मान लो ये कोई आपका संकुल भाग है, COEN का होल थ्राइस, ये है। अब इसमें देखो EN क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। EN क्या है, एथिलीन डाई एमीन। तो इसके नाम में पहले से डाई आ रहा है। अब ये कितने हैं, 3। अब मैं इसका नाम लिखूं, अगर मैं यही लगाता हूं ट्राई, तो ये 3 है, तो अगर मैं ट्राई से लगाता हूं तो क्या लिखूंगा, ट्राई एथिलीन डाईएमीन। तो यहां पर देखो क्या कंफ्यूजन होगा, जो पढ़ने वाला है, आप इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ट्राई एथिलीन, कि एथिलीन के तो 3 मॉलिक्यूल है और डाई एमीन, एमीन के क्या है 2, तो आप तो इसका फॉर्मूला ये मान लोगे C2H4 का थ्राइस और एमीन NH3 का ट्वाइस, जबकि ये अलग है और ये अलग है, तो आपका तो गलत हो गया ये। इस चीज से बचने के लिए जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई आ रहा है, टेट्रा आ रहा है, एथिलीन डाईएमीन,
तो उनके उस नाम को तो ब्रैकेट में लिखते हैं, उस नाम को क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में। ये तो आपका गलत है। और उनके नाम से पूर्व पुनरावृत्ति पूर्व लगन ये लगाए जाते हैं इनमें से। अब तो इसके लिए कैसे लिखोगे भाई, 3 है तो 3 के लिए ट्रिस आएगा, तो पहले तो लिखोगे ट्रिस, फिर ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट में इसको लिख दो एथिलीन डाई एमीन। तो देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि एथिलीन डाई एमीन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। तो आप ये फॉर्मूला सही बनेगा। तो इस तरह से, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आ रहा है, उनके नाम से पूर्व पुनरावृत्ति पूर्व लगन ये लगाए जाते हैं, विस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस, और उनके नाम को छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है ना, ये पुनरावृत्ति पूर्व लगन लगा के। तो इस तरह से आपको ये नामकरण करना है। ये आपके लिगेंडों के नामकरण से रिलेटेड चल रहे हैं। अब देखो और क्या है, देखो अगला नियम क्या है इनका, चौथा, उदासीन लिगेंड का तो उदासीन लिगेंड का मूल नाम लिखते हैं, जैसे जल है H2O तो एक्वा लिख देते हैं जो है। लेकिन जो ऋणावेशित लिगेंड है उनके नाम के अंत में ओ लगाया जाता है। वह ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाया जाता है। ये चीज पहले बता चुका हूं वैसे मैं आपको, जब मैंने आपको लिगेंड पढ़ाए थे। और धनावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ईएम लगाते हैं। ये आपके लिगेंडों के नामकरण हो गया। अब देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। अब क्या देखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण कैसे किया जाता है, लिगेंड के नामकरण के बाद तीसरा सीएमए का नामकरण, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण, सेंट्रल मेटल एटम का नामकरण। इसके लिए क्या करते हैं, यदि आपका संकुल धनावेशित है, यदि आपका संकुल क्या है, धनावेशित है या उदासीन है, तो सीएमए का मूल नाम लिखा जाता है। पहला नियम क्या है, यदि संकुल के ऊपर चार्ज देख लेना, यदि संकुल भाग धनावेशित या उदासीन है तो सीएमए का मूल नाम लिखा जाता है। सीएमए का क्या लिखते हैं अपन, मूल नाम लिखते हैं। जैसे Zn है तो जिंक, सामान्य नाम लिखेंगे। CO है तो
कोबाल्ट, एजी है तो सिल्वर, एजी है तो सिल्वर, एफई है तो आयरन, पीबी है तो लेड। तो सिंपल नाम लिखते हैं इनके। एयू है तो गोल्ड। कब? जब आपका संकुल क्या हो, धनावेशित या उदासीन। जब आपका संकुल क्या हो, धनावेशित या उदासीन। संकुल भाग पर धनावेश उपस्थित हो या उदासीन हो। दूसरा नियम, यदि संकुल ऋणावेशित है, ऋणावेशित है तो सीएमए, सीएमए का लैटिन नाम लिखकर, सीएमए का लैटिन नाम लिखकर 8 अनुलग्न लगा देते हैं। नाम लिखकर अंत में 8 लगा देते हैं। जैसे देखो, Zn है तो अब जिंकेट लिखोगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, एजी है तो देखो, एजी को अर्जेंटम बोलते हैं तो अर्जेंटेट आ जाएगा, अर्जेंटेट। या एफई को फेरम बोलते हैं तो फेरेट, ठीक है ना। पीबी को प्लम्बेट, प्लम्बेट, ये इनके लैटिन नाम है। एयू ओरम होता है तो ओरेट, ओरेट। तो ये चीज पता लग गई। सीएमए के नामकरण के लिए क्या ध्यान रखना है, अगर आपका संकुल भाग धनावेशित या उदासीन है तो सिंपल नेम लिख दो, लेकिन अगर वो ऋणावेशी तो नाम, लैटिन नाम के पीछे 8 लगा देंगे, ये इसका नियम है। तीसरी चीज, धातु परमाणु के नाम के बाद सीएमए के नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे कोष्टक में, छोटे कोष्टक में सीएमए के ऑक्सीकरण अवस्था को या सीएमए के ऊपर उपस्थित चार्ज को रोमन संख्या में लिख देते हैं, रोमन संख्या में लिख देते हैं। ये आपके क्या हो गए, संकुल यौगिकों के नामकरण से रिलेटेड नियम हो गए, सामान्य नियम। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूं आज, बाकी एग्जाम्पल्स कल करेंगे। जैसे ये यौगिक कंपाउंड दिया K4FeCN का होल 6। अब इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले तो देखो, धनायन सरल है और ऋणायन क्या है, जटिल, संकुल है। तो धनायन का नाम पहले लिख दो पोटेशियम, पोटेशियम। अब संकुल भाग का नामकरण करना है तो संकुल भाग के नामकरण में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, साइनो। लिगेंड क्या है आपका, साइनो। और कितने हैं ये, 6। तो हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, ये साइनो। आयरन सीएमए, लेकिन ये क्या है, ऋणावेशित, क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज है। तो संकुल भाग जब ऋणावेशित होता है तो सीएमए का नाम क्या लिखते हैं अपन, लैटिन भाषा में, और अंत में क्या लगाते हैं, 8। तो हेक्सासाइनोफेरेट,
अब इसका ऑक्सीकरणांक पता करो, क्योंकि लास्ट में अपन को छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीकरणांक। तो देखो पूरे के ऊपर -4 चार्ज है, x -6 बराबर -4, तो x बराबर -4 + 6 + 2। तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है यहाँ, +2। तो इधर क्या लिख देंगे स्मॉल लेटर में, ये रोमन अक्षर सेकंड, ये लिखिए, ये इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ये लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा नामकरण। तो कल अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, आज मैंने केवल आपको नियम बताए। तो ये नियम लिख लेना एक बार तो कॉपी में, लिखने के बाद फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे कल। तो कल देखते हैं इसको।